नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। जो लोग ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति को जानते हैं वो सिंगूर और नंदीग्राम का किस्सा भी जानते ही होंगे। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता के ये वो 2 मूवमेंट थे जिनके दम पर उन्होंने बंगाल में 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था और ऐसा फेंका कि आज तक बंगाल में पैर जमाए हुए हैं। लेकिन संदेश खाली से ममता की सिंगूर और नंदीग्राम वाली जमीन क्या अब खिसकने जा रही है? यही डिबेट है आज की कि संदेश खाली का मामला क्या 24 में बंगाल की 42 सीटों पर बीजेपी के लिए बूस्टर का काम करेगा? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपी शाहजहां शेख 55 दिनों के बाद गिरफ्तार किए गए और अब पुलिस की कस्टडी में है। टीएमसी ने उसे पार्टी से निकालने में 55 दिन लगा दिए, लेकिन शाहजहां शेख की हरकतें टीएमसी से छूट नहीं रही हैं, बल्कि चिपक गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल पहुंचते ही आरामबाग की रैली में शाहजहां शेख पर ही ममता सरकार की खबर ली। प्रधानमंत्री ने पब्लिक से ही पूछ लिया कि शाहजहां शेख की हरकत और उसे बचाने की कोशिश पर लोग ममता सरकार को माफ करेंगे? क्या मां बहनों पर चोट का जवाब वोट से नहीं देंगे? प्रधानमंत्री ने संदेश खाली पर मूक दर्शक बने रहने पर इंडिया अलायंस को भी लपेटा और उसे गांधी जी के 3 बंदरों जैसा बताया। इसके बाद भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर भी ममता और दूसरे विपक्षी नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया। ममता कह चुकी हैं कि संदेश खाली को सिंगूर और नंदीग्राम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो ये कर रहे हैं उनकी मंशा कुछ और है। सीधे कहा कि बीजेपी संदेश खाली से वोट तलाश रही है। 2009 के बाद बंगाल में बीजेपी तेजी से उठी है। 2014 में 2 सीटों से 2019 में सीधे 18 सीटों पर पहुंची बीजेपी। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता फिर सरकार बना ले गई, लेकिन बीजेपी का वोट और सीटें तब भी बढ़ी थी। बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। 10 साल में मोदी बंगाल के 32 दौरे कर चुके हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर चुके हैं, आज भी कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और अब तो उनके पास देने को 400 पार के नारे के साथ साथ मोदी गारंटी और संदेश खाली जैसे मुद्दे भी मौजूद हैं। সংস্কৃতি আর আরামবাগে অনুষ্ঠিত बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। শুনুন, সিঙ্গুর সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম, খাতরা খাতরা, বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর, এক এক জায়গার এক একটা চেহারা আছে, এটা মনে রাখবেন। কাজে একটার সাথে আরেকটাকে তুলনা করে নিজেরা দাঙ্গা বাজিয়ে দিয়ে ভুল করবেন না। আমি কোথাও রক্ত ঝরুক চাই না, কোথাও অত্যাচার হোক চাই না। যারা বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছে খুলবো ভান্ডার, ভান্ডারে আমার অনেক কিছু জমা আছে, কিন্তু আস্তে আস্তে ভান্ডারটা যখন খুলবো না তখন বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আমি ভুল জিনিসকে কখনো প্রশ্রয় দিই না এবং জ্ঞান তো দিই না, জ্ঞান তো দেবও না।
तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और किस तरीके से ममता बनर्जी भी आक्रामक रुख अपनाए हुई हैं, इसको भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि सिंगूर और नंदीग्राम का जिक्र मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि बंगाल में खून बहे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं फटाफट आपका तारुफ करवा देती हूँ। संदेश खाली क्या बीजेपी का बूस्टर, इस पर हम चर्चा करेंगे। जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता है एलजेपी के, आपका भी स्वागत। मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जफर इस्लाम साहब आपके साथ इस बहस की शुरुआत करना चाहती हूं। क्या संदेश खाली बीजेपी के लिए बूस्टर डोज है? जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बीजेपी का ग्राफ अचानक बढ़ा है बंगाल में, क्या इसको और ज्यादा बढ़ाने की ये कोशिश है, ध्रुवीकरण की ये एक कोशिश है जो आपको लग रहा है कि कामयाब होगी? देखिए, जो संदेश खाली में जो हुआ उसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं। ये लोगों को समझ में आता है कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरह का नंगा नाच हो रहा है, तो उसको और वहां बैठी ममता सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है या प्रोटेक्शन दे रही है। और महिलाओं के आदर सम्मान की बात है, और उनके जो महिलाओं की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में महिला चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो बिल्कुल उसको अनदेखी करके उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या सिर्फ वोट की राजनीति हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को करनी है? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 40 में से 30 सीटें लेकर आएगी, और इसलिए नहीं कि संदेश खाली की वजह से, इसलिए कि हम समाज के लिए हर वक्त समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता होते हैं, ना कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो खुद अपने आप महिला होके उनको आवाज उठाने चाहिए, और जब महिलाएं आवाज उठा रही है तो उस आवाज को भी कुचलने का काम कर रही है ममता बनर्जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको दुख है, दर्द है कि जो एक रिस्पांस होना चाहिए था एक महिला मुख्यमंत्री का, वो नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको वोटों की राजनीति के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया, जबकि हम वोट की चिंता बाद में करते, पहले समाज की चिंता करते हैं, अपने जनता की चिंता करते हैं, और जनहित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि वहां की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार बनने वाली है, उसमें जो मोदी 3 बनेगी, उसमें बंगाल से बहुत बड़ा जो है दस्ता आएगा। बहुत बड़ा दस्ता मैं कह रहा हूं तो 30 और 40 के बीच में आएगा, और उसका पूरा श्रेय वहां जनता, बंगाल की जनता को जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे यकीन रखा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बंगाल के लिए किया पिछले 10 सालों में, उनके आंखों के सामने है। हर बार इनकी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री, और एक बार ऐसी मुख्यमंत्री बैठी है जो उनके अपने भतीजे के लिए बंगाल की जनता को कहीं भी सूली पे चढ़ा दे, कोई उसे एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन उनके अपने परिवार के लोगों को कोई खदशा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आप देखिए उनका कॉन्डक्ट देखिए। जफर इस्लाम, आपने कहा कि समाज के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ बंगाल के समाज की लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, या मणिपुर की महिलाओं के लिए भी जिम्मेदारी महसूस होती है, और कानपुर में जो हुआ नाबालिग लड़कियों के साथ, उसके प्रति भी आपको जिम्मेदारी महसूस होती है? समाज में कोई भी ऐसा गलत काम हो, सब के प्रति, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया था मणिपुर के लिए? क्या उसके बारे में चर्चा नहीं की थी पार्लियामेंट में? की थी चर्चा पार्लियामेंट में, आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में। लेकिन हकीकत तो यह है कि क्या ये जो इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस वाले ने कुछ एक वर्ड कहा? जरा उनसे तो पूछिए कि संदेश खाली क्यों नहीं आवाज उठा रहे? संदेश खाली में क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या उनकी आवाजें चली गई हैं? ठीक है, मानव जायसवाल से जवाब ले लेते हैं। आवाज तो उठाइए। मानव जायसवाल, महिलाएं के प्रति आपका क्या रिश्ता है? मानव जायसवाल, पहले तो
आपने शोभना जी, सवाल सभी ही को पूछने बहुत बहुत दिया मुझे। नमस्कार है मेरी तरफ से। चलिए नमस्कार आपको। चलिए अब आपने जवाब देना शुरू कर दिया है। पूछ लीजिए सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले तो महिला देखिए, कुछ चीजों को मैं आपके साथ साझा करना संदेश चाहता खाली हूं। में इतना बड़ा इंसिडेंस होना, 55 दिन लग गए आपको शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में, और जब आपकी पुलिस शाहजहां शेख को लेकर पहुंची तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट कर रही है पेश करने की जगह। क्या जवाब है? पहले तो देखिए, आज मोदी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। यहाँ पे एक तो कहावत चल रही है अभी बहुत दूर से, आइए आपका इंतजार था, ताकि पता चल गया इलेक्शन का समय आने वाला है, मोदी जी को बंगाल की चिंता हो जाएगी। और यहाँ घर घर गली गली पूरे प्रांत में सब मोदी जी से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई बंगाल का पैसा कब देंगे, मनरेगा के पैसे कब देंगे, हमारे आवास योजना के पैसे कब देंगे, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी स्कीम चल रही है उनके पैसे कब देंगे, बंगाल से 5 लाख करोड़ जो आपने लिया है, हमको हमारा 1 लाख करोड़ का जो हिस्सा बनता है वो कब देंगे। लेकिन नहीं होगा। मोदी जी ने माँ माटी मानुष की बात करी, लेकिन आप भूल जाती हैं कि जब संदेश खाली होता है, संदेश खाली जब होता है उसके बाद हमने क्या क्या किया। हमने महिलाओं के साथ खड़े होने का प्रण लिया। हमारी माताएं, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, वुमेन सेल, एनजीओ, सारे लोग वहां पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, कैंप चल रहा है, कैंप में लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनके जमीन हड़प लिए गए थे, ऐसे जो भी तत्व लोगों ने किया था, शेख शाह जैसे लोगों ने जो काम किया, उसके लिए हमने प्रतिबद्ध होते हुए उनको 150 पट्टा वापस किया। ये हमने काम किया। ये हुआ माँ माटी और मानुष। ये है माँ माटी मानुष। ये जो सैंपल है ना शोभना जी, लिख लीजिए, इतिहास दर्ज करा लीजिए। आज जो बंगाल में संदेश खाली में जो ममता बनर्जी की टीम ने, अभिषेक बनर्जी के संकल्प ने जो देश को संदेश दिया है कि हम कर सकते हैं, हम कोई भी नेता जो गलत है, जो दुराचारी है, उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज में हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं कार्य में। आज पुलिस को आप जो 55 दिन बोलती है, 55 दिन मत बोलिए, 55 दिन बनाम 72 घंटे बोलिए। देश को अवगत कराइए कि हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से जिस स्टे ऑर्डर रिलीज हुआ हमें अरेस्ट कर लिया। आप ये अवगत कराइए। हमारे बड़े भाई हैं जफर साहब, बहुत जोश है उनमें आज, उनको बहुत दिख रहा है। अरे 56 इंच का सीना फट नहीं गया, मणिपुर पहुंच पाए। मणिपुर के एक एमएलए से मोदी जी मिले। एमएलए, इनके बीजेपी के एमएलए उनके घर तक, उनके दरवाजे तक नाक रगड़ के वापस चले गए। अब तब इनको एमएलए की चिंता है, मणिपुर की चिंता है, अरे बहुत औरतों की चिंता है। हमारे डेकोरेटेड बहने, ओलंपियंस, कुश्ती पहलवान, जंतर मंतर में रोते रोते बिलखते हुए अपने मेडल्स को उन्होंने त्याग दिया और आप बैठे रह गए। अरे ब्रिजभूषण सिंह सरन आपके दोस्त है ना, साथ बैठते हैं ना आप लोग, यही डिस्कस करते हैं। मानव जायसवाल, आपने जिक्र किया मनरेगा का, आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरामबाग में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उपचार कराना चाहती है, ममता बनर्जी वो रफ्तार धीमे कर देती है। केंद्र सरकार घर बनवाना चाहती है, लेकिन ममता सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइलें नहीं आगे बढ़ने देती है। तो इसमें दोष किसका? मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो रफ्तार है ना, बहुत अच्छी रफ्तार है, बहुत अच्छी रफ्तार है कि जहां डॉलर 85 रुपए हो जाता है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां बेरोजगारी अपरंपार हो जाती है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां गैस सिलेंडर आसमान फाड़ के ऊपर चल गया है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां एक बेटी की शादी बाप ठीक से कर नहीं पा रहा है, भाई स्कूटी गिफ्ट करना चाहता था, 60,000 से 1.5 लाख रुपया हो गया, बड़ी तेज रफ्तार है। किस रफ्तार में है ये लोग? जहां देश का कर्ज डबल से ट्रिपल चौबल हो गया, 55 लाख करोड़ का कर्ज 220 लाख करोड़ हो गया। देश की संपत्ति बेचने में इन्होंने रफ्तार तेज कर दी, हर संपत्ति बिकी जा रही है, रफ्तार ना बताएं। और ये जो मोदी की गारंटी है ना शोभना जी, मैं तो बोला जाता हूं जफर भाई को, ये जो लाभार्थी अब चिल्लाते हैं ना, अब लाभार्थी मत बोलिए, आप एक काम करिए, सब लोग अदानी जी के परिक्रमा कर लीजिए, जवाब ले लेते हैं, को प्रणाम करके जफर इस्लाम साहब, आपकी गारंटी यात्रा खत्म हो जाएगी। हालांकि आपने मानव जायसवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि केंद्र सरकार की स्कीम्स को आप लागू नहीं होने देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ईगो हर्ट होती है और आपको ऐसा लगता है कि ये संदेश ना चला जाए कि मोदी काम कर रहा है। लेकिन मैं जवाब लूंगी उससे पहले जफर इस्लाम पर आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं। शोभना जी,
सोना जी बात गलत है, हम सारे स्कीम लागू करते हैं, ये पैसा रोक के रखे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी यही करती है। ठीक है, ये एक तो मैं मेरी सभी मेहमानों से बड़ी विनती है और विनम्रता के साथ कि जो पार्टी का नाम है आप वही नाम लें। दर्शकों को समझ में नहीं आता है, जब चुनावी रैली में जाए तो आपको जो नाम से पुकारना है आप पुकारिए ना, आप आजाद हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम आप इसका मंच का सम्मान करें। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। नहीं, जो भ्रष्टाचारियों का, अच्छा आप बताना चाहते हैं जितने भ्रष्टाचारी देश में थे जिनको चिल्लाते थे, आज वो मोदी जी के साथ नहीं है। चलिए अभी सवाल ले लेंगे, माना सवाल आएंगे ना आपके पास। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी में, ठीक है, चलिए भारतीय नाम हटा दीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। हाँ सुन रहे। अब ऐसा है कि ये बंगाल से आ रहे हैं ना, जहाँ इनको पता है कि जमीन खिसक गई है, इसलिए बौखलाहट दिखा रहे हैं। जमीन वहां से खिसक चुकी है, जनता इनको दौड़ा के पीटेगी, इसलिए कि जिस तरह से लूटा है ना उसको उनको लौटाना पड़ेगा। जनता का पैसा लूटा है, लौटाना पड़ेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को हवालात के पीछे भेजा है, भेजेंगे हम लोग। और इसलिए कि करप्शन, आप लोग बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां इतनी मिलते, नोटों की गड्डियां, अरे नोटों के से बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं तो फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलने नहीं दूंगा आपको बीच में। अभी आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो हम भी नहीं बोलने देंगे। सुन लीजिए, अभी आप बोल लीजिए, दोबारा नहीं बोल पाइएगा। 1 मिनट भी नहीं बोलने दूंगा आपको। नहीं, हम भी बोल, हम चुप से आपकी बात सुनो, चुप से आपको बंद करके सुनो आप। जफर इस्लाम साहब, ये मेरा काम है। मानव जायसवाल अगर एक एक कर हम बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे, और आप लोग हमसे स्काइप से जुड़े, आवाज कट रही है तो आएंगे मानव जी आपके पास। जफर इस्लाम साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर बहुत समय है मुझे जी। मैं तो बहुत चंद अल्फाजों में अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे से इसमें, कि देखिए जो लोग प्रदेश का माल लूटा है, हमारी सरकार, जनता चाहती है, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आएगी, और बंगाल में भी अगली बार इलेक्शन होगा तो वहाँ सरकार आएगी, और वहाँ से इस बार इलेक्शन में आप देखिए 30 सीट से ज़्यादा मिलेगी। और ये जितने जो लूटे हुए लोग हैं, लूटे हैं, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये हम इंश्योर करेंगे कि जनता का माल लूट कर तुम आराम से नहीं रह सकते। दूसरा बात, आप देखिए गड्डियों का ढेर कहाँ मिलता है। ये जो करप्ट ममता के जितने मंत्री हैं उनके घर पे मिलता है, दबा के खुद चप्पल पहन के घूमती हैं, दिखाती है कि मामूली साड़ी पहन के, मामूली साड़ी पहन के घूमती है। लेकिन जरा, अरे सुनो, आपत्ति है तुम्हारा, जाकर बंगला देखो, चप्पल पहन के जिस बंगला में घूमती है उसमें अभिषेक बनर्जी का बंगला देखा है? कहां से पैसा आया? ऊपर से आया पैसा? आपने देखा है? जनता का पैसा लूट के और यहाँ पर बातों कर रहे, नहीं जनता का पैसा लूट के यहाँ पर, अरे जनता का तुमको अभिषेक बनर्जी और पूरा परिवार, गुंडागर्दी, जितना गुंडागर्दी है ना वो सब गुंडागर्दी सब खत्म हो जाएगा। नहीं गुंडागर्दी कर रहे हो ना, या चैनल पे बैठ के कर रहे हो, वहाँ भी गुंडागर्दी करते हो, सारा गुंडागर्दी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक बात मान लो, तुम लोगों को वह जनता के प्रति कुछ नहीं, जनता के प्रति कुछ नहीं, खाली परिवार के प्रति है, खाली परिवार बात है। और बीच में जब शांति से बोल रहे हैं, सभ्यता से चलिए। अरे आतंकवाद होगा तुम्हारा बाप, समझे? अरे जफर इस्लाम साहब, आप आतंकवाद होगा, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी खानदानी लोग हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ। आप दोनों पानी पी लीजिए, आप दोनों पानी पी लीजिए, क्योंकि आप लोग तो पिताजी तक पहुंच गए। पानी पी लीजिए आप लोग। मैं घनश्याम तिवारी आपका रुख करूंगी। घनश्याम तिवारी, जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आराम बाग में की, चाहे वो केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक ना पहुंचने देना, या फिर संदेश खाली का जिक्र करना, भ्रष्टाचार का जिक्र करना, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने अब ममता सरकार को सीधे सीधे ललकारा है, और यही वजह है कि ग्राफ जो है बीजेपी का लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है? नमस्कार शोभना जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैंने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, जैसे उन्होंने रैली पिछली बार कहा था, और जब बंगाल की महिलाओं ने इस बेइज्जती को अपने वोट की ताकत से दिखाया था, मुझे नहीं सुनाई दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से बेटी बचाओ मॉडल गुजरात में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, या IIT BHU में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है,
या कानपुर में जाकर के रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों ने दर्दनाक रूप से अपनी जान दे दी और सरकार सोई रही। वहां तो उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कह रहे हैं मोदी जी कि बाबा ओ बाबा उठो। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि देश में लगभग 4.5 लाख हर साल महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कहते बाबा ओ बाबा उठो, पेपर लीक हो रहा है, ब्रजभूषण सिंह प्रचार कर रहा है, नहीं कहते। जहां तक बंगाल की बात है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने बताया हो कि आप भी तो दोहरा रवैया अपना रहे हैं ना। आप जो आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, आप तो खुद ही उसी ताल में खड़े हैं। आप भी संदेश खाली का जिक्र नहीं करते। जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं कि तब भी लॉ एंड ऑर्डर की कितनी सिचुएशन खराब थी, किस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध था, तो उसका भी तो जिक्र कीजिए ना। फिर आज हम प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो प्रधानमंत्री झारखंड में एक अनुसूचित जनजाति से आने वाले जमीन से जुड़े हुए नेता को जेल में डाल करके एक नई सरकार बनवाता है, नया मुख्यमंत्री बनवाता है, जिसकी पार्टी 11,000 का इनाम एक अनुसूचित जनजाति के बेटे के ऊपर रखती है, जो मुख्यमंत्री है, जो झारखंड से बंगाल तो जा सकता है लेकिन बंगाल से मणिपुर नहीं जा सकता, जहां पर कमांडो हथियार डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे एक एएसपी अगवा हो गया, जहां पर इतने सालों से विध्वंस वाला एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जिसके ऊपर मीडिया ने कहा है कि उनके आतंकवादियों से साठगांठ हैं। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व खोखला है, बंगाल की जनता जानती है। जो नहीं जानती है, बंगाल में सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मनरेगा का पैसा रोका गया, वो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल किस तरीके से राशन का पैसा रोक दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हिम्मत है अगर प्रधानमंत्री में, तो एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी ललकारा था, जिस तरीके से उनकी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है, जिस तरीके से रेपिस्ट बचाओ मॉडल चाहे वो हरियाणा में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है, उसका वर्णन करें। जहां तक इससे पहले किसी सरकार से कोई के समय में अगर कोई भी अपराध हुआ है, उस सरकार को जनता ने सजा दी है। लेकिन जितना अपराध ये रेपिस्ट बचाओ मॉडल, जहां पे एक पूरी सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करके रेपिस्ट को पैरोल देती है, रेपिस्ट को बचाती है, उनको माफ कर देती है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जफर इस्लाम साहब, कई सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए, कई सारे केसेस भी आपके खिलाफ गिनवा दिए, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मंत्री के बेटे का हो, जवाब दे दीजिए। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी स्टेट में हो, किसी देश में हो। अपराधी का कोई जात पात नहीं होता है, उसको अपराध के तरफ से देखना चाहिए और हम अपराधियों को अपराध के तौर से ही देखते हैं। हमारे लिए कानून ऐसा नहीं होता कि अपराधियों को संरक्षण देना है, हमारे लिए कानून ऐसा है तो कि अपराधियों को अपराधियों की तरह ट्रीट करके और उसको जो कानूनन कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो कानूनन कार्रवाई होती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गुंडा राज था, आज का गुंडा राज है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर घटनाएं नहीं होती होंगी, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होती, मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ रेप नहीं होता होगा। हाँ भाई, क्राइम तो होता है, क्रिमिनल्स भी होते हैं। 100% क्राइम रेट 0 हो जाए ऐसा तो कोई प्रदेश नहीं है, चाहे कोई भी रूल्ड स्टेट है, लेकिन उसमें कमी आनी चाहिए। और हमने जो फैसले लिए हैं और जिस तरह से कार्रवाई किया है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया है और बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है, एक साफ इंसान बन के रहना है। लेकिन बंगाल का मॉडल देखिए, जिस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे भाई, उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी को पता है समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक थी, तो उस वक्त कितने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पैटर्नेज था, उसका सपोर्ट रहता था जितने भी माफिया को। आज कोई ऐसा है जो कह सकता है उत्तर प्रदेश में कि माफिया, बाहुबली और या जो लैंड माफिया, इन किसी को भी या सैंड माफिया किसी को भी जो प्रदेश की सरकार का कोई भी संरक्षण है नहीं। हम उनके साथ कड़ी कार्रवाई, हम ये नहीं कहते कि कोई घटना नहीं होगी, घटना हो सकती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई। इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है। बंगाल जो है वो संरक्षण देता है, संरक्षण। घनश्याम जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस समय धीरेन्द्र कुमार का रुख करना भी जरूरी है। धीरेन्द्र कुमार, क्या लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर दल की कोशिश अपने वोट बैंक को साधना है, अपने राज्य में कानून व्यवस्था की कोई भी दिक्कत हो लेकिन हमेशा दूसरे राज्य की कानून व्यवस्था को टारगेट करना है और उसको हाईलाइट करना है अपने वोट बैंक के लिए। क्या कहेंगे आप? शोभना जी,
निश्चित तौर पर हम लोग अगर राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो इलेक्शन में वोट तो चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जो राजनीति से इतर है और परे हैं। जहां महिलाओं की बात आती है, अभी सवाल उठाया था मानव जायसवाल जी ने, मणिपुर पर ये बहुत अच्छा आवाज उठा रहे थे और मुझे अच्छा भी लगता था, अच्छे प्रवक्ता है। अगर कहीं बहु बेटियों पर, ये बेटियों पर, बहनों पर अगर अत्याचार होता है, चाहे वो हमारे शासित राज्यों में हो या विपक्ष के शासित राज्यों में हो, आवाज उठनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना। ये काम तो आप भी कर रहे हैं, ये काम तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, मैं तो वही तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बंगाल की जितनी जोर शोर से उठा रहे हैं, उतने जोर शोर से बीजेपी के नेताओं ने या एलजेपी के नेताओं ने मणिपुर तो नहीं उठाया था। अभी जो कानपुर में हुआ है 2 नाबालिग लड़कियों के साथ, उस पर तो नहीं कोई नेता वहां मौके के लिए रवाना हुआ। एलजेपी के नेताओं में मैं हूं, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने कहा था, मैंने अपने वहां पे जो गलती हुई थी उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हमारे नेता चिराग पासवान ने भी कही थी कि स्थितियों को संभाला जाए, और इतना ही नहीं, भारत के गृह मंत्री तो 21 दिन तक जाकर रहे थे। पूरे लोग वहां पे, आपने कल भी मैंने बोला है कि वहां संदेश खाली पर तो कोई एक आदमी भी जाने के लिए इंडी गठबंधन के नहीं तैयार है। क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां तो राहुल गांधी जी भी गए थे और फोटो शूट किए थे। जाने से पहले हवाई जहाज में भर भर के, उसके पहले शूटिंग, जो जाने के पहले उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था कि हम लोग सभी जा रहे हैं। आज हवाई जहाज न सही, बस में ही जाना चाहिए था। और बंगाल की हालत किससे छुपी? मतलब सेलेक्टिव है कुल मिलाकर। मानव जायसवाल, धीरेन्द्र कुमार ने बड़ा पॉइंट उठा दिया है कि आप सभी राजनीतिक दल सेलेक्टिव है, जो आपको सूट करता है उसके लिए आप आवाज उठाते हैं, जो आपको सूट नहीं करता उसके लिए कोई रवाना नहीं होता। अभी मैंने बोला नहीं है तुमना जी। अच्छा चलिए, अब बोलिए, जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात, फिर मैं मानव जी के पास। बंगाल की बात कर रहे हैं कि बंगाल में ये कहते हैं कि केंद्र सरकार स्कीम नहीं देती है, हर एक स्कीम में इनके यहाँ स्कैम हो रहा है, और उसके कई उदाहरण है जो ईडी और सीबीआई ने पकड़ा है। बंगाल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सिंगूर की बात आ रही है, या वहां पर से क्या हुआ है, अडानी को टारगेट करो, टाटा को इन्होंने टारगेट किया, उसी का नतीजा है कि वहां पर रोजगार तो आता, लेकिन रोजगार देने के बजाय में बेरोजगारी वहां पर उत्पन्न करके बंगाल को कोसों विकास से दूर रखा है। मानव जायसवाल, जवाब दे दीजिए। ठीक है, हम लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार के अवसर इन्होंने बंगाल में खत्म किया, और बंगाल को आर्थिक कंगाल बनाने में अगर लोग ये टीएमसी का बहुत बड़ा सुन लेते हैं धीरेन्द्र जी, आपने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए। मानव जायसवाल, जवाब दीजिए। पहले तो 2 चीजों को मैं साझा करना चाहता हूं, उसके पहले मैं अपनी आपत्ति टेक्निकली आपसे दर्ज कराना चाहता हूं। जिस तरीके से जफर इस्लाम साहब ने एक लौती महिला मुख्यमंत्री के बारे में बोला, शब्द बयानबाजी करी, उनके चप्पल के ऊपर उन्होंने व्यंग करा, उनके साड़ी पे व्यंग करा, ये शिष्टाचार है भाजपाइयों का। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, ये तो देख गया, पूरा देश देख रहा है। आपको एक महिला मुख्यमंत्री रास नहीं आ रही है, अब माताओं की चिंता कर रहे हैं, अब माँ माटी मानुष की चिंता करेंगे। अरे माँ को आपने साथ दिया नहीं, उसके कोख उजड़ गई। कोरोना में आप दीदी और दीदी कर रहे थे, देश की माटी को अदानी को बेच दिया है, आप देश की माटी की बात कर रहे हैं। हमारे किसान के ऊपर आपने बुलेट चला दिए, उनको, उनके बच्चों को मरवा दिया, आप माटी की बात करेंगे। और मनुष्यता, जिस दिन मणिपुर में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, जिस दिन हथरास में उस बेटी को केरोसिन से जलाया गया, जिस दिन एक बेटी दलित मां ने अपने आप को आग लगा ली उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों ने चुप तक नहीं किया, उस दिन आपने मनुष्यता को भी खत्म कर दी। मुझे खत्म करने दीजिए, जवाब दे दूं। आप लोग सुनने की, आपको बंगाल दिखता है, बंगाल को काबिज करना चाहते हैं आप लोग शासन लाना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। हमने बोला है संदेश खाली में जो एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया है, हमारी नेता, हमारी नेत्री, हमारे नेता ने जो जमीनों को वापस किया, घर घर जाके हम लोगों से मिले, माताओं के हाथ को सशक्तिकरण करने की कोशिश करी, और हम कर रहे हैं। और सुनिए, आप जाके आरामबाग में बाइनर कूलर लगा के देखिए, दूरबीन बोलते हैं हिंदी में, कितने लोग हवाई खा रहे हैं वहां पे, कितना पैसा खर्चा किया है मोदी जी ने, वो सब दिख रहा है। और सुन लीजिए, ये केंद्र सरकार है ना, तो हमारा पैसा है, मोदी जी ने अदानी जी से नहीं मांगा है, देश को गिरवी रख रखे हैं, हमारा पैसा हम मांग रहे हैं कि हम अपने जनता तक पहुंचा सकें। आपको आपके फोटो नहीं लगी तो आपको छिलमिलाया गया, क्यों? क्योंकि मेरा फोटो नहीं लगाएगा हम पैसे नहीं देंगे। आपको फोटो चाहिए,
देश 2 करोड़ प्रतिदिन आपके मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री के लिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रमुख चाहे जफर इस्लाम, आप प्रधानमंत्री मोदी का फोटो नहीं लगा या बीजेपी की पब्लिसिटी नहीं हुई इसलिए आप पैसा रोक रहे हैं, इसलिए केंद्रीय जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए एक राज्य की सरकार को वो आप नहीं दे रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर। देखिए इस पे कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपकी मंशा ऐसी हो कि आप सेंट्रल स्कीम को छुपा के स्टेट की स्कीम दिखाएं, ये भी गलत है। और इसमें बहुत 90% स्टेट 95% ऐसा नहीं करते, लेकिन ये ममता बनर्जी की जो सरकार है वो ऐसा करना चाहती है कि कुछ भी स्टेट सेंट्रल से आए उसको रोक दो, उसको इम्प्लीमेंट मत होने दो, इसलिए कि जनता का उसमें फायदा होगा। अब छोटी सी बात बताता हूँ, 2-3 बातें। अब आप देखिए, मैंने कहा साड़ी, आज भी फिर से रिपीट करता हूँ, वो सादगी वाली साड़ी पहनती है, सादगी से चप्पल से चलती है, उनका एक रूप है। दूसरा मुखौटा पहनती है, जो उस मुखौटे के बारे में बात करी कि मुखौटा पहन के आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराइएगा ना, मैं आऊंगी ना इसके बाद आपके पास। कह तो रहे सादगी से चप्पल पहनती है, सादगी से साड़ी पहनती है, इसमें क्या तकलीफ है? आ रही हूँ मैं आपके पास। हाँ, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी की बात आती है तो वहां माला माल, दिल खोल के माला माल, लूटते रहो, प्रदेश को लूटते रहो, जितना माल बनाना बनाओ, जितना कटिंग लेना लो, लेकिन जनता को गरीब, जनता के सामने गरीब दिखना है, जनता को गरीब बना के रखना है। सीबीआई सारा विपक्ष कहता है कि आपके कंट्रोल में है, तो क्यों बाहर है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक? शोभना जी, एजेंसी का काम एजेंसी करे, कोर्ट का काम कोर्ट करे। हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उजागर करते रहेंगे, जो भी हमें दिखेगा वो उजागर करते रहेंगे। ये हम कोई एजेंसी को कंट्रोल नहीं करते, ना हम कोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें कोर्ट और एजेंसी का काम है, हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन हम एक्सपोज करते रहेंगे और बार बार एक्सपोज करते रहेंगे कि ममता बनर्जी मुखौटा पहन के चलने वाली महिला है, जो महिलाओं की चिंता नहीं करती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की और ऐसे जो करप्ट लोग हैं उसकी चिंता करती है। टोटल ममता करप्ट पार्टी जो है, टीम सी रखा है, टोटल ममता करप्ट पार्टी जो है वो सिर्फ करप्शन को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। गड्डियों कहाँ मिलती है? वही तो मिलती है, ईडी रेट में सबसे ज्यादा गड्डियां कहाँ मिली? या तो झारखंड से आए हुए कांग्रेस के एमपी बंगाल जा रहे थे, वहां मिली, या उनके एमएलए जा रहे थे वहां मिली, या फिर बंगाल में अलग अलग मंत्रियों के मिली, अलग अलग मंत्रियों के घर पे मिली। अब इनको दर्द इसलिए होता है, इनके पेट पे ये दर्द होता है कि जब हम महिलाओं के बारे में चिंता करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। अरे भाई आप बोलिए ना कि यहाँ पर संदेश खाली में जो हुआ है वो आदमी जो है पूरे उसको 2 महीना हमने संरक्षण दिया, तभी अब जब हमने उन पे उनकी जातियों पर जब पर्दाफाश किया तब उन्होंने देखिए आज उनको अरेस्ट किया, कल अरेस्ट किया। ये पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? चिंता जताई। जवाब ले लेती हूँ। ये सवाल बड़ा है मानव जायसवाल, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 55 दिन आपको लग गए। आपने कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, लेकिन ये कहा गया कि कोर्ट के फैसले को आपने मिस इंटरप्रिटेट किया, अपनी सुविधा अनुसार उसको आपने इंटरप्रिटेशन उसका किया। ये आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, मैं आपके साथ सिंपल सी चीज साझा करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का ब्यूगल लोग जो बजाते हैं, तो ये बताइए, जो कल तक चक्की पीसिंग अजीत पवार थे, आज उनके डिप्टी सीएम बन गए। शुभेंदु अधिकारी, जिनको नारदा शारदा में पैसे लेते हुए पकड़ाया गया, आज इनके अपने लीडर हो गए। आज नारायण राणे जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, नाम तो अनगिनत है ऊपर से लेके नीचे तक। और ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर टिप्पणी देते, स्वीपिंग रिमार्क देना इनको बहुत अच्छा आता है। अरे कितनी बार ईडी सीबीआई ने बुलाया, कब वो नहीं गए? क्यों नहीं उनके पास मामला मिल रहा है? आपको सारी जानकारी है। शेख शाहजहां कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि मुझे पता है। जब ईडी पहुंची नहीं उसके पहले उन्होंने टिप्पणी दे दी थी कि हम कुछ ना कुछ बंगाल में होने वाला है, तुम संदेश खाली में वेट करो। तो आज मोदी जी जो संदेश खाली में जा रहे हैं, तो ये क्या पूरा का पूरा शुभेंदु अधिकारी का रचाया हुआ षड्यंत्र है? क्या आप बताना चाहते हैं कि भाई ये जो संदेश खाली जो हुआ है और जिस तरीके से आपने प्रोपेगेंडा किया है, ये तो सिद्ध हो गया कि आपने प्रोपेगेंडा किया। 7 तारीख को जब हमने एसआईटी गठित की बात करी तो कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? एसआईटी क्यों नहीं होने दी? 8 तारीख से आप उछल कूद करने लगे क्योंकि आपको षड्यंत्र रचाना है। आप लोगों के लिए महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, युवा हो, आपके लिए सिर्फ एक कमोडिटी है। भाजपा के लिए हम भारतीय एक कमोडिटी हैं। हम मरेंगे नहीं
तो हमको इनको वोट मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं अब एक बार अपने तो इनको कोई याद करेगा नहीं। मेटेराइज ने जो सर्वे किया था, जो ओपिनियन पोल किया था, जुमला पार्टी मानव जायसवाल, जो ओपिनियन पोल हमने किया था, मैं उसके आंकड़े एक बार अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखाना चाहती हूं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप देखिए, ये अब स्क्रीन पे आ चुका है। टीएमसी को 42 में से 24 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जफर इस्लाम, संदेश खाली का कोई बहुत बड़ा असर यहां पर आंकड़ों में तो नहीं दिख रहा है मुझे, और ममता का ग्राफ भी नहीं घट रहा है। शोभना जी जी शोभना जी, मुझे बिल्कुल कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है इस आंकड़ों पे, इसलिए कि मुझे जमीन से मालूम है, बिल्कुल जमीन में साफ दिख रहा है कि मुझे 30 से 32 सीटें आएंगी कम से कम। 7-8 सीटें जाएंगी और वो 7-8 सीटें में कांग्रेस या लेफ्ट या ये सिमट जाए टीएमसी, बट हमें 30 से 32 सीटें आएंगी और हम जो पूरा लक्ष्य हमारा भारतीय जनता पार्टी का 370 और 400 प्लस, वो हमको जरूर मिलेगा। अब ये हम जनता की आवाज सुन रहे हैं ना, हमारा जो सैंपल सर्वे बहुत ज्यादा है, हमारा जो बूथ, हमारा पन्ना प्रमुख जो है बूथ से अपने फीडबैक भेजता है, फिर हम लोग बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज के फीडबैक ओपिनियन को देखते हैं, अलग अलग सैंपल साइज के, अलग अलग टाइम से, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार टीएमसी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे याद है 2019 के इलेक्शन में ममता बनर्जी कह रही थी खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अरे भाई देखो, खाता 18 सीटें लेकर आए थे, 18 सीटें, और ये कह रहे थे खाता नहीं खुलेगा। इस बार खाता नहीं, हम पहले बताते थे हमारा डबल हो जाए। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किया था। देखिए शोभना जी, 21 के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज देखिए, 19 के चुनाव में हमारा वोट परसेंट देखिए, सीटों में तब्दील नहीं हुई, लेकिन तब भी नंबर 2 रहे, और सीटों में थोड़ा और वोट मिलता तो ममता बनर्जी और हम बराबर के वोटों में सीटें होती। इस बार जो कसर रह गई है, मैं मानता हूं कि कुछ कसर रह गई होगी, इस बार वो कसर खत्म करके 32 से 32 सीटें लेकर आएंगे हम वहां कलकत्ता, मानव जायसवाल, और ममता बनर्जी को धूल चटाएंगे। मानव जायसवाल, लेफ्ट शासन के खिलाफ सिंगूर और नंदीग्राम एक बड़ी जीत लेकर ममता बनर्जी के लिए आया था, और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो संदेश खाली है, ये बीजेपी के लिए तस्वीर उनके फेवर में कर सकता है। क्या आकलन आपका? देखिए, भ्रम जो है ना, भ्रम पालना बहुत जरूरी है, और ये जफर इस्लाम साहब, अमित शाह जी, ये लोग मैंने जागते जागते सपना देखते हैं। और अमित शाह जी ने बोला था 200 पार, अब की बार 200 पार, और 2 मई 2021 में बोलते थे कि 2 मई दीदी गई, और पूरे देश में नारा गूंजा 2 मई दीदी छा गई। और सुन लीजिए, अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन हुआ था, 4थी नंबर पे आई है भाजपा। अरे इनके पन्ना प्रमुख, इनके कार्यकर्ता, इनका झंडा उठाने वाले लोग अब नहीं मिल रहे हैं इनको। ये पैसे देके इवेंट मैनेजमेंट कर, आपके सामने इन्होंने बोला कि हमारे इतने सारे रिसर्च एजेंसीज हैं, हमने सबको यूज किया, तो फ्री में कोई काम कर रहा है जी। लेकिन ये तो बताइए ना, ये तो बताइए ना मानव जी, जो 2004 में 2 सीटों पर थी, 2014 में, वो 2019 में 18 सीटों पर आई, विधानसभा में वोट परसेंटेज भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ग्राफ तो बीजेपी का बढ़ रहा है, और यही चिंता का विषय आपके लिए भी है। नहीं मैडम, नहीं, बीजेपी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, सीपीएम का गठबंधन भाजपा के साथ बढ़ गया, वो राम बाम शाम जो होता है वो हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता जान गई है कि इनकी जो तोड़ने वाली, अंग्रेजों की अनुयायी वाली जो इनकी सोच है, ये जनता जान चुकी है, पूरे देश में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये इतने घबराए हुए हैं, देखा इस बार पार्टी को ईडी सीबीआई करके लोग तोड़ रहे हैं, पूरे देश में ईडी सीबीआई इनके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। आपको क्या लगता है ना, दिल्ली अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है मानव जायसवाल, तो मुझे लगता है एक बार मुझे ओपिनियन पोल का आंकड़ा फिर से अपने दर्शकों को दिखा देना चाहिए कि किस तरीके, और सीटें कितनी दे रहे हैं आप सीटें कितनी दे रहे हैं। चलिए इंडिया गठबंधन को, उसके बाद फिर हम बता देंगे कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। मैडम, इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, भाजपा 5 सीट क्रॉस नहीं करेगी, 5, और ये 5 जो है ये मुट्ठी बनेगी, और भाजपा को इंडिया गठबंधन आपने छोड़ने की बात कर रही, वहां पे ब्रांड मोदी जो है वो 400 पार की बात कर रहा है, आप अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, आपने मना कर दिया कुछ स्टेट्स में इंडिया गठबंधन। सुनिए मैडम, हाँ,
शोभना जी जी शोभना जी बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, ब्रांड मोदी। ब्रांड अदानी अंबानी पहनते हैं मैडम, ये जो जनता है ना सब जानती है इनके ब्रांड की हमारी क्षमता नहीं है। अच्छा चलिए, कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें दे रहे हैं यही बता दीजिए मानव जी। अदानी अंबानी के कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें दे रहे हैं यही बता दीजिए। सुनिए जी। नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट को तो बात ही नहीं है हमारी। लेफ्ट से तो हम दूर दूर का हमारा कोई नाता नहीं, हमने बहुत, हमारे कार्यकर्ताओं की माताओं ने बहुत खून के आंसू रोए हैं मैडम, और लेफ्ट के साथ हम कभी नहीं जा सकते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आज ऑलरेडी हमारा डिसीजन हो चुका है, हम सोलो जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी ही काफी है। और ये जो बिन बैग बनाना चाहते हैं ना, डिवाइड मिल रही है, पर कांग्रेस और आप तो एक दूसरे का वोट काटेंगे, सब आपस में। कांग्रेस और आप तो आपस में एक दूसरे का ही वोट काटेंगे ना, वोटर तो आपका सेम है। हाँ मैडम, ममता बनर्जी का जो वोट है, टीएमसी का जो वोट है, वो एक जगह है, बंगाल ने चुन लिया है। हाँ। बंगाल देश को घनश्याम तिवारी दिखाएगा। भाई यहाँ पर ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो दीदी को सोलो आना होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके पास क्यों नहीं है कि अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को अकेले आना होगा? नहीं, बीजेपी अकेले कहाँ है? पहले तो यहाँ पे बैठे हुए कोई व्यक्ति बता दे कि ये जो एनडीए था कि है नहीं, इसमें कितने दल हैं? अब तो ये एनएसए है, नरेंद्र सरेंडर अलायंस। नरेंद्र जी और सीबीआई, ईडी और अडानी और जितने भी पैसे के दम पर जिसने सरेंडर कर दिया उन लोगों का अलायंस। तो ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस जो कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन पेपर लीक करा रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए। आपको क्या लग रहा है कि जिन बच्चों के भविष्य में इन्होंने तेजाब फूंक दिया हो, उन बच्चों के परिवार इनको वोट करेंगे? या कानपुर में जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो है अट्ठाहस लगा रही है, क्या प्रधानमंत्री जाकर के नहीं कह सकते थे बाबा ओ बाबा उठो, पेपर लीक हो गया, फिर से बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है? फिर से नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है। जनता के मुद्दे पे बात करने से प्रधानमंत्री को डर लगता है। अभी जफर इस्लाम कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसी चप्पल पहनती हैं। इस देश में सबसे ज्यादा महंगे कपड़े पहनने वाले नेता प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगे जूते पहनने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगा पेन पकड़ने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगी डिग्री भी शायद उन्हीं की होगी, क्योंकि वो कहीं अलग से बन के आई है जिसका आज तक जेम्स बॉन्ड जिसके बारे में पता नहीं लगा पाया। सबसे ज्यादा महंगी कार में चलने वाले प्रधानमंत्री, और सबसे घनश्याम तिवारी जी ये सब जो बिल है ये आपके थ्रू रूट होते हैं क्या? सही नहीं, ये तो मीडिया बताता है। लेकिन आखिरी बात कहूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा चंदा बटोरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 10,122 करोड़। इस देश में चलिए, अब मेरे पास समय इतना ही है, राइट ऑफ करने वाले 14 लाख करोड़। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, इस चर्चा में आप शामिल हुए, और अब मुझे दीजिए इजाजत। जी न्यूज।